स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी की भी धुआंधार रैलियां। तेजस्वी, ओवैसी समेत बाकी नेता भी मैदान में। एकता दिवस से पहले पीएम मोदी का आज से गुजरात दौरा। एकता नगर में विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरदार पटेल की जयंती पर भव्य होगा आयोजन। बुसान में 6 साल बाद मिले ट्रंप और टैरिफ। बातचीत के बाद ट्रंप ने चीन पर घटाया टैरिफ। अब 57% जगह 47% लगेगा शुल्क। चोट के बाद क्रिकेटर श्रेयस अय्यर का फैंस को पहला संदेश, रिकवरी की प्रक्रिया में हूं, हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहा हूं, दुआओं के लिए जताया आभार। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत आज। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मुकाबला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ, क्योंकि आज बिहार में हाई वोल्टेज वाली सियासत देखने को मिलेगी। बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में फिर चुनावी रैली करेंगे। पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वो सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और उसके बाद छपरा में रैली करेंगे। मोतीपुर के जरिए प्रधानमंत्री तिरहुत चंपारण को साधेंगे। उनकी इस सभा को मुजफ्फरपुर की औराई, मीनापुर, बोछा, मुजफ्फरपुर, बरुराज, कांटी, साहेबगंज और पारू विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी छपरा सीट पर हुंकार भरेंगे। यहां बीजेपी के नए चेहरे छोटी कुमारी के पक्ष में वोट मांगेंगे। आरजेडी के खेसारी लाल भी यहां से पहला चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के चुनावी मैदान में पीएम का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 24 अक्टूबर को पीएम समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं के जरिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। और जैसे जैसे बिहार में पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, तमाम दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी तेज होते जा रहे हैं। आज की ही बात की जाए तो नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है, जहां अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी तीनों अलग अलग समय पर नालंदा में रैली करेंगे। इसके अलावा अमित शाह की आज लखीसराय, मुंगेर, पटना में भी जनसभा होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नालंदा के नगरनौसा के अलावा बेगूसराय के बरौनी में मतदाताओं से एनडीए के लिए वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात की जाए तो नालंदा और शेखपुरा में उनकी सभा होगी। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ कई रैलियां करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज 10 जनसभा है। मधेपुरा में, बिहारीगंज और आलमनगर में, दरभंगा में, गौरा बौराम और मुजफ्फरपुर के गायघाट, बोनचहा, मीनापुर, कुढ़नी और कांटी में एक के बाद एक तेजस्वी की जनसभाएं होंगी। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ओवैसी की आज कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में रैली होगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर
वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। डीडी न्यूज के एक सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि हमारी जो भी लोकप्रियता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही संभव हो पाई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ये देखिए हुजूम यहाँ पर चेरिया बरियारपुर बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जो स्थानीय लोग हैं, पब्लिक हैं, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चिराग लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक भारी हुजूम है। एक लोकप्रिय अभिनेता की शैली में चिराग पासवान जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। ये आपने देखा। हम चिराग से सीधा आपको रूबरू कराते हैं। चिराग, आप जब आए तो मैंने देखा कि पब्लिक का रिस्पांस गजब का था और आपको देखते ही लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। कैसा लगता है जब आप लोगों से? जनता का यही प्यार है जिसने मुझे जीवित रखा, नहीं तो कईयों ने षड्यंत्र रचे थे समाप्त करने के। जनता का यही प्यार मुझे यहाँ तक लेकर आया है। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि ये प्यार सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं, मेरे प्रधानमंत्री के लिए है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए है, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूरे गठबंधन के लिए। इसीलिए इस बार हमारा गठबंधन एक अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री फेस बना दिया। क्या एनडीए का फेस चिराग पासवान होंगे? अभी तक फेस बताया नहीं। एनडीए का फेस बहुत क्लियर है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव के बाद मैं मानता हूं सारे विधायक उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और इस बार एक बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। अब चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बिहार के बेगूसराय जिले का चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यहां से 3 बड़े संस्थानों ने पढ़े लिखे सुरमा चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। जेडीयू ने मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में सुर्खियां बटोरने वाली मंजू वर्मा के पुत्र को चुनाव मैदान में उतारा है। कुशवाहा बहुल चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का कैसा है सियासी मिजाज, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज। अमूमन बिहार की सियासत में जहां जाति और जनाधार की गिनती ज्यादा होती है, वहां बेगूसराय का चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र कुछ अलग कहानी लिख रहा है। यह सीट इस बार सिर्फ सियासत नहीं, काबिलियत की जंग बन चुकी है। यहाँ मैदान में है 3 दिग्गज, 3 चेहरे और तीनों पढ़ाई लिखाई में किसी से कम नहीं है। राजद ने इस बार अपने सिटिंग विधायक राजवंशी महतो का टिकट काटकर मैदान में उतारा है सुप्रीम कोर्ट के वकील सुशील कुमार कुशवाहा को, यानी कानून के गलियारों से सीधा चुनावी अखाड़े में एंट्री। दूसरी तरफ जदयू ने बाजी लगाई है बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद पर। आईआईएम लखनऊ के प्रोडक्ट जो सियासत में मैनेजमेंट का नया मॉडल लेकर उतरे हैं। जदयू के प्रत्याशी स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं। चुनाव समर में हम लोग घूम रहे हैं और मेरे सामने जो मुकाबला भी है तो यहाँ के परेशानियों से है, यहाँ की तकलीफ़ों से है। हम यहाँ के युवाओं के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करेंगे जिसमें पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने के लिए वो उनको एक खुली हवा में वो लोग विचरण कर सकें। पिछले पंचवर्षीय में भी एक बाहरी कैंडिडेट थे और वो चुनाव जीत गए थे, अच्छे मार्जिन से जीत गए थे और उन्होंने 5 वर्षों तक जो जनता के साथ नीरसता दिखाई और इस क्षेत्र को एक तरह से अपना नहीं माना,
तो उसके कारण लोगों में काफी गुस्सा आक्रोश था। जन सुराज ने उतारा है डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को। स्टेथोस्कोप छोड़ अब जनता की नब्ज टटोलने निकले हैं। जन सुराज के उम्मीदवार डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के वायदे के साथ मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय का जितना डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसके तुलना में अगर आप चेरिया बरियारपुर देखिएगा तो निश्चित तौर पर ये 20 साल पीछे है। जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे काबर है, जिसका कि विकास अगर हो जाए, उसे पर्यटन स्थल के साथ साथ किसानों और मछुआरों दोनों को बराबर सम्मान दिया जाए, तो ये एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है कि पूरे बेगूसराय के मानचित्र में उभर के आ सकता है। माता जयमंगला की गोद में बसे चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र यूं तो समस्याओं के अंबार पर बैठा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कांवर झील पक्षी विहार की है, जहां पर किसानों के जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसानों और मछुआरों दोनों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो चला है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मंझौल अनुमंडल के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद गुजरात जाएंगे। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में पीएम शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर में ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षावन परियोजना, शुल्पनेश्वर घाट के पास जेटी विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रेवलेटर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। और हम सभी को याद है कि 31 अक्टूबर यानी कि कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में देश भर में एकता दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पटना में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज के भारत के निर्माण में सरदार पटेल का अहम योगदान है। इस मौके पर देश भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। गुजरात के एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर की संस्कृति, शिल्पकला और लोक कला का समागम देखने को मिलेगा। श्रद्धेय सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर केवड़िया कॉलोनी में जो भव्य परेड का आयोजन हो रहा है, सरदार पटेल साहब का आजादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में और एक भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह केवड़िया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो यही आपसे बात करना चाहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भव्य और दिव्य समारोह आयोजित होने वाला है। किस तरह की तैयारियां गुजरात में आपको देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल भव्य और दिव्य समारोह होगा और आपको भी पता है कि 150वीं जयंती है और उसके लक्ष्य में आप देखें कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है कि पूरे देश भर में इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हर विधानसभा, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर भी रन फॉर यूनिटी उसका भी जो आयोजन है वो किया गया। और आप देखें कि जिस तरीके से तमाम जो सामाजिक जो वर्ग हैं उनकी भागीदारी है। इसके अलावा आप स्कूलों में चाहे छात्र हों, शिक्षक हों,
बुद्धिजीवी वर्ग हों, वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको उन दृश्यों को दिखाऊंगा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। ये परेड ग्राउंड है और यहाँ पर आप देखें कि चाहे सीआरपीएफ की बात करें, एसएसबी की बात करें, एनएसजी की बात करें, ये तमाम जो कमांडो है यहाँ पर एक परेड निकालेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, जहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री 31 तारीख को 31 अक्टूबर को सुबह पहुंचेंगे और यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसके बाद पूरे देश भर में एक तरीके से राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत होगी। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप देखें कि प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं यहाँ पर और आज कई सारी विकास की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। चाहे हम ई बसों की बात करें, स्मार्ट जो बस स्टॉप हैं उसकी बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें। एक यूनिवर्सिटी है राजपीपला, यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, उस यूनिवर्सिटी की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से इस इलाके को विकसित किया जाए, इको टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी सुविधाओं का किस तरीके से ध्यान रखा जाए, ये तमाम जो परियोजनाएं 1140 करोड़ रुपए की ये परियोजना होंगी, जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे, उद्घाटन करेंगे और एक तरीके से जो आधारशिला है वो रखेंगे। तो आज का दिन काफी खास है। और कल भी आप देखें कि 31 अक्टूबर है और राष्ट्रीय एकता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री का यहाँ आना, विकास के कई सारे काम करना और राष्ट्रीय एकता दिवस की एक तरीके से शुरुआत करना पूरे देश में, वो काफी महत्वपूर्ण है। और शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस पहुंचेंगे और इन तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। नीरज, हम सभी जानते हैं कि गुजरात कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नजीर पेश करता हुआ ये राज्य नजर आता है। चाहे हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें या फिर इस वक्त की उन्नति और प्रगति की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र हो या स्टार्टअप का क्षेत्र हो, लगातार गुजरात एक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी सौगात गुजरात के लेकर के जा रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख पा रहे हैं? वो अब और किस तरह से गुजरात राज्य को आगे बढ़ाएगा और साथ ही आसपास के राज्यों को भी कैसे कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि अगर हम गुजरात की बात करें तो निश्चित तौर पर गुजरात में पिछले 10-15 सालों में काफ़ी सारे जो विकास के काम हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी उनका जो विजन है वो दिखाई देता। आप देखें कि भुज में जिस तरीके से भूकंप आया था, आज उस पूरे क्षेत्र की कायाकल्प हो गई है और बड़ी संख्या में वहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं, विदेशी टूरिस्ट पहुँचते हैं और एक तरीके से विकास की जो डोर है वो वहाँ के हर इलाकों तक पहुँची है। उसी तरीके से आप देखें कि केवड़िया ये जो इलाका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर डैम है, ये पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से बंजर इलाका था और यहाँ पर विकास की ना तो रफ्तार तेज थी और ना ही विकास यहाँ पर ठीक तरीके से पहुंचा था गुजरात के दूसरे इलाकों के मुकाबले। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक चुनौती के तौर पर इस पूरे लक्ष्य को रखा, इस इलाके को सर्वे किया और उन्होंने देखा कि किस तरीके से इस इलाके में विकास किया जा सकता है। और आज आप देखें कि गुजरात में सबसे ज्यादा जो चर्चित जो पॉइंट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये केवड़िया वाला जो इलाका है वो है। विदेशी और देशी पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। हर साल लाखों की संख्या में जो पर्यटक आते हैं वो बताते हैं कि इस इलाके की तस्वीर अब कैसी है। और दूसरी आप देखें कि यहाँ पर जिस तरीके से विकास किया गया, क्योंकि आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाकों की जरूरतों को भी विकास के समय ध्यान रखा गया। आप देखें कई तरह की जो परियोजना है वो प्रधानमंत्री यहाँ शुरू करेंगे, जिसमें बिरसा मुंडा जो विश्वविद्यालय उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। राजपीपला यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ही वो इलाका है जहाँ पर वो विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना होगी। इसके अलावा आप पूरे इस इलाके में अगर आप देखें वर्षा वन परियोजना है, नर्मदा नदी का जो घाट है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर ई बसें और ई स्मार्ट जो बस स्टॉप है वो चलाया जाए, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और खासतौर से हॉस्पिटलिटी को लेकर कई तरह की जो परियोजनाएं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री शुरू करेंगे और इसका जो पूरा जो लाभ है वो आदिवासी इलाके यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको मिलेगा और इसके अलावा जो यहाँ पर्यटक पहुंचेंगे उनको मिलेगा। तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है और प्रधानमंत्री इस तरीके से विकास की परियोजनाओं को भी लेके जाते हैं। अगर किसी भी इलाके में वो परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं तो स्थानीय जरूरतों का भी ध्यान रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है और उससे पहले प्रधानमंत्री बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली कर रहे हैं। सीधा वहीं का रुख करते हैं। छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार
और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए। जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है। उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं। और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर रही है, ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे
उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले, गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था। और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर से अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि छठ महापर्व के बाद मैं पहली बार चुनावी जनसभा में पहुंचा हूं, और उन्होंने बताया कि ये जो लोक पर्व है, आस्था का जो पर्व है, इसे दुनिया किस तरह से जाने, उसका संकल्प लेकर के भी एनडीए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि वो कौन कौन से विषय, कौन कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर एनडीए सरकार लगातार काम करेगी। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अपनी तमिलनाडु यात्रा के दौरान रामनाथपुरम में स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस साल पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक किताब लिखी है। किताब का शीर्षक है द 5th इंडिया पाकिस्तान वॉर, ऑपरेशन सिंदूर एंड ओपन सोर्स एनालिसिस। पुस्तक 5वें भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रित है, जो भारत की तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना के समन्वय पर केंद्रित था। किताब में मैंने बताया है कि 2 रेवोल्यूशंस इन मिलिट्री अफेयर्स चल रहे हैं, 2 क्रांतियां हो रही हैं। एक क्रांति है ड्रोन्स की, दूसरी क्रांति है एयर डिफेंस की। रशिया यूक्रेन वॉर में साफ जाहिर है, मिडिल ईस्ट में साफ जाहिर है कि ड्रोन्स ने रेवोल्यूशन ला दी है, क्रांति ला दी है मैदान जंग में।
मुझे बड़ी खुशी है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं ने इंतजार नहीं किया, लेकिन दूसरे चलते ऑन गोइंग ऑपरेशन से सीखा और उनको पहले इम्प्लीमेंट किया। इसमें बहुत हमारे लिए कारगर लेसन हैं और जो हमको विश्वास दिलाते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल्ड किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में 100 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें संबंधित राज्यों के विधानसभाओं के सचिव और नोडल विभागों के सचिव शामिल होंगे। नेवा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाना, उन्हें डिजिटल सदनों में बदलना और एक राष्ट्र एक अनुप्रयोग के दृष्टिकोण के तहत सभी 37 विधानमंडलों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना है। ये सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेवा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और नेवा मंच पर शेष सभी विधानसभाओं को शामिल करने के लिए परिचालन और तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। महापर्व छठ के समापन के साथ ही यूपी बिहार के प्रवासियों के लौटने का क्रम भी शुरू हो गया है और ऐसे में यात्रा की सुगमता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब सुबह 5:15 से मेट्रो की सेवा दी जाएगी। ये सुविधा येलो, ब्लू और पिंक लाइन के लिए दी गई है और इसके अलावा सुबह के समय मेट्रो के अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जा रही है। रुक करते हैं पंजाब का। यहां सख्ती के बावजूद पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में खेतों से फिर धुआं उठ रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन पराली जलाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद पराली जलाने के मामलों में इस सप्ताह तेजी आई है। पंजाब में पराली जलाने के 1216 मामले सामने आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटों में 283 मामले सामने आए। तरनतारन, अमृतसर, संगरूर और फिरोजपुर जिलों में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है। तरनतारन में 296, अमृतसर में 173, संगरूर में 170 और फिरोजपुर में 123 मामले सामने आए। गुरदासपुर में पुलिस ने 4 लोगों पर पराली जलाने को लेकर केस भी दर्ज किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसानों को पराली जलाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। खेल की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि आज महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी भी विश्व कप नहीं जीता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है। इस मैच के विजेता का सामना फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। टीम को 2 बार विश्व कप के सेमीफाइनल में और 2 बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि इन 4 मौकों में से 2 बार भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही शिकस्त मिली। विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 3 बार आमने सामने हुई। जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार बाजी मारी तो वहीं भारत ने 1 मैच जीतने में कामयाबी पाई। 1997 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 19 रन से हराया। 2005 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया। 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से मात दी। उस सेमीफाइनल में हारने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप में आज तक कोई मैच नहीं हारा। दोनों टीमें वनडे में कुल मिलाकर 60 बार आमने सामने हुई हैं, जहां 49 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी तो वहीं 11 मैच भारत ने जीतने में कामयाबी पाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है और शानदार फॉर्म में चल रही टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गई है। प्रतिका के स्थान पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की सलामी जोड़ी पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही थी।
ऐसे में सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में नई सलामी जोड़ी आजमाना भारत के लिए चुनौती होगा। मुझे दो दिन पहले पता लगा जब मैं अपनी हरियाणा टीम के साथ थी। एब्सोल्युटली व्हाट हैपेंड विद प्रतिका। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देख के अच्छा नहीं लगता है एंड कोई नहीं चाहता किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसी इंजरी हो, बट भगवान ने मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ भेजा है एंड एब्सोल्युटली पापा फैमिली सभी बहुत खुश हुए एंड रियली हैप्पी कि आई हूँ टीम में और ये बहुत अच्छा मौका मेरे लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली चोट के कारण 2 मैच मिस करने के बाद फिट होकर सेमीफाइनल में वापसी करेंगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने 18 रन देकर 7 विकेट लेते हुए विश्व कप के इतिहास में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इतिहास रचा था। We expect a tough contest, there's no doubt about that. I think every time we've played here, it's been a tough contest. It's obviously really good conditions, and there's going to be, by all accounts, a massive crowd. And you know, I know that India are a really strong batting order. They throw everything at us. इस विश्व कप में दोनों टीम ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई थी, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 331 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की विश्व चैंपियन है और विश्व कप में पिछले 15 मैच से अविजित है। भारत ही वो टीम है जिसने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में शिकस्त दी थी और इस बार भारत के पास घरेलू दर्शकों का अपार समर्थन भी है। तो यही उम्मीद है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मात देकर अपने घरेलू विश्व कप के फाइनल में जगह बनाएगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने कल गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 125 रन से हराकर ये कामयाबी हासिल की। ये पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 319 रन का स्कोर किया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान लॉरा वोल्पॉट ने 169 रन की शानदार पारी खेली। 320 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 42 ओवर 3 गेंद में 194 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मारिजाने कैप ने 5 विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब 2 नवंबर को फाइनल में भारत का ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। और मुंबई से सुचित्रा भारद्वाज हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। सुचित्रा, जिस तरह से अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई, तो होम ग्राउंड है, किस तरह से भारतीय महिला टीम जो है वो बल्लेबाजी और साथ ही साथ किस तरह की उनकी अपनी रणनीति होगी जहां वो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं शिकस्त देने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल संध्या, भारतीय टीम तो तैयार है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवी मुंबई में आज सुबह से जो है वो रुक रुक कर बारिश हो रही है। यानी कि इस सेमीफाइनल मुकाबले पर बारिश का साया जो है वो मंडरा रहा है। हालांकि जो आईसीसी के रूल्स हैं उसके मुताबिक सेमीफाइनल और फाइनल जैसे मुकाबलों के लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है, तो कल का रिजर्व डे भी रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है लग रहा है कि बारिश कहीं ना कहीं इस मुकाबले में खलल डालेगी। और भारतीय टीम की अगर बात करें तो जो बिल्कुल भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है इस मुकाबले के लिए। उनका ये होम वर्ल्ड कप है, भारतीय टीम मेजबान है और यही चाहेगी कि अपनी मेजबानी में वो ना ही फाइनल में पहुंचे बल्कि फाइनल में भी जीत दर्ज करे और पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाबी हासिल करे। संध्या, बिल्कुल सुचित्रा, हम लगातार देख रहे हैं कि महिला क्रिकेट जो है महिलाओं का वो लगातार लोगों के बीच भी एक रुचि उत्पन्न कर रहा है। जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि फैंस जो हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह नज़र आएगा और इस दौरान जब वो खेल ग्राउंड पर हमारे खिलाड़ी उतरेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ नहीं भूल सकते हैं क्योंकि वो 7 बार की चैंपियन है। तो कैसे इस ऑस्ट्रेलिया की गुगली फेंकी जाएगी जिसे पीछे करते हुए अब भारतीय टीम जो है वो आगे बढ़े?
जी बिल्कुल, भारतीय टीम को अपने ही इतिहास से प्रेरणा लेनी होगी। 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और जो मौजूदा कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने हम कह सकते हैं कि अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी उस मैच में खेली थी। हरमनप्रीत ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। तो आज उसी इतिहास से प्रेरणा लेनी होगी भारतीय टीम की। किसी बल्लेबाज को, किसी गेंदबाज को एक ऐसा प्रदर्शन करके दिखाना होगा जो कि उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। क्योंकि जब ऐसे बड़े मुकाबले होते हैं तो जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उसी मैच में अपना दमखम दिखाते हैं। और हरमनप्रीत कौर की ही अगर बात करें तो दिग्गज बल्लेबाज है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक अपने रंग में नजर नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी सचेत होगी कि हरमनप्रीत जो कि अपने रंग में नहीं दिखी है, कहीं उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ आज इस मुकाबले के लिए ही बचाकर न रखा हो। बाकी स्मृति मंधाना की बात करें तो उनका जो प्रदर्शन है इस पूरी प्रतियोगिता में शानदार रहा है। इससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी उसमें भी स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 शतक लगाए थे। तो जाहिर तौर पर ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के पास जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बहुत रास आता है और यही उम्मीद करेंगे कि आज इस बड़े प्लेटफॉर्म पर, इस बड़े मुकाबले में वो खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएं। सुचित्रा, अगर पिच की बात करें तो ये पिच कितना सहयोग करता हुआ नजर आएगा भारतीय टीम को? आज बिल्कुल डीवाई पाटिल स्टेडियम का जो पिच है वो बल्लेबाजों के मुफीद माना जाता है, बल्लेबाजों को हेल्प करता है। हाई स्कोरिंग मुकाबले यहां पर देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अपना लीग मैच खेला था भारतीय टीम ने, विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम ने अपना सबसे बड़ा स्कोर उस मुकाबले में बनाया था। बांग्लादेश के खिलाफ भले ही जो मैच है वो धुल गया था भारतीय टीम का, लेकिन वहां पर भी एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी टीम को। तो यही मानना चाहिए कि आज का जो ये मुकाबला है इसमें दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों के बीच संघर्ष मुकाबला देखने को मिलेगा। कि पिछले मैच में भी अगर हम बात करें तो 330 रन भारतीय टीम ने बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग स्टेज में, लेकिन वहां पर भारतीय टीम का एक कोलैप्स हमें देखने को मिला था। पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई थी भारतीय टीम और फिर ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे वो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट को भी चेस करके ले गए थे। तो आज यही उम्मीद करनी होगी कि जो भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर भारी पड़े। अगर पहले बल्लेबाजी करें तो ऐसा स्कोर खड़ा कर दें जिसे ऑस्ट्रेलिया चेज ना कर पाए और अगर बाद में बल्लेबाजी करनी पड़े तो ऑस्ट्रेलिया के दिए किसी भी टारगेट को भारतीय बल्लेबाज चेज करे। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय टीम की यही कोशिश होगी कि चुनौती कम से कम वो ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी खड़ी कर दें कि वो उसका पीछा ना कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट श्रेयस अय्यर ने चोट लगने के बाद पहली बार अपने फैंस को संदेश भेजा है। इंस्टाग्राम पर अपनी इंजरी को लेकर श्रेयस ने अपडेट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अभी रिकवर हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होता जा रहा हूँ। उन्होंने उन सभी लोगों को भी शुक्रिया किया जो उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सिडनी वनडे मैच के दौरान चोट लग गई थी उन्हें और उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था, जिसके बाद ही श्रेयस अय्यर का सिडनी के अस्पताल में उपचार चल रहा है। और इधर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा करियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। बुधवार को आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में रोहित पहले पायदान पर पहुंचे। इससे पहले शुभमन गिल नंबर 1 पर थे। रोहित 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंचे हैं और इतना ही नहीं, 38 साल 182 दिन के रोहित वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर 1 भी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पछाड़ा है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में शतकीय पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में 101 की औसत से 202 रन बनाए थे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया के बुसान में 6 साल बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले तो एक अच्छी खबर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर लगे 57% टैरिफ को घटाकर 47% कर दिया है। इसके बदले में चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करेगा और इसी के साथ चीन अमेरिका के साथ दुर्लभ मृदा खनिजों का निर्यात जारी रखेगा और फैंटेनाइल के अवैध व्यापार पर नकेल भी कसेगा। ट्रंप द्वारा इस समझौते के विवरण का खुलासा करने के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखा गया और प्रमुख एशियाई सूचकांक और यूरोपीय वायदा बाजार बढ़त और गिरावट के बीच झूलते रहे। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 10 वर्ष के उच्चतम स्तर से नीचे आ गया, जबकि अमेरिकी सोयाबीन वायदा कमजोर रहा। अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद ब्याज दरें घटकर 3.75% से 4.0% के दायरे में आ गई है। रेट कटौती के बाद अब अमेरिका में बैंकों के लिए कर्ज लेना पहले से सस्ता हो गया है। ब्याज दरें घटने का असर सोने से लेकर शेयर मार्केट तक में भी दिख रहा है और इससे पहले सितंबर में भी फेडरल रिजर्व ने इतनी ही कटौती की थी। जेरोम पॉवेल ने इसी महीने संकेत दिया था कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी अब भी लेबर मार्केट के लिए खतरों पर ध्यान दे रही है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल स्थित एक सैन्य अड्डे का दौरा किया, जहां अमेरिकी सैनिक युद्ध विराम की निगरानी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और वो हमास को निरस्त करने और गाजा को असैन्य बनाने के जिस लक्ष्य पर सहमत हुए थे वो अंततः प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि यहाँ सहयोग से एक वास्तविक प्रयास चल रहा है और हम ऐसे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इजराइल ने हमास द्वारा किए गए एक हमले में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने के बाद दिन भर बमबारी की, जिसमें 104 लोग मारे गए। इजरायली सेना के अनुसार उसने गाजा के उत्तर में एक और हवाई हमला किया है, जहां उसके अनुसार हथियार रखे गए थे। इजराइल ने कहा कि वो अभी भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध विराम को बनाए रखने का इरादा रखता है। उसने कहा कि वो युद्ध विराम समझौते का पालन करता रहेगा और साथ ही जवाबी कार्रवाई का कड़ा जवाब भी देगा। वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हवाई हमलों में मारे गए 104 लोगों में 46 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल थीं। कैरेबियाई सागर से उठा तूफान मेलिसा बहुत तेजी से बढ़कर सबसे खतरनाक श्रेणी का चक्रवात बन गया है। 2025 का अब तक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात मेलिसा ने इस समय हैती और जमैका में तबाही मचा रखी है। क्यूबा में भी भयंकर तबाही हुई है। हैती में इस चक्रवात के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है। हैती प्रशासन ने करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हालांकि पहुंचा दिया है। मेलिसा चक्रवात की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का पानी शहरों और गांव में घुस चुका है। चक्रवात मेलिसा की रफ्तार शुरू में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। और दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट पर भारत जर्मन दोस्ती की मधुर धुन गूंजी। एक शानदार कार्यक्रम में जर्मन सशस्त्र बलों के माउंटेन बैंड के 51 संगीतकारों और भारतीय वायुसेना के 48 संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा के साथ हुआ।
वैज्ञानिक परिदृश्य में भारत को सशक्त करने की नींव रखने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की आज 116वीं जयंती है। उन्होंने ये सपना देखा कि भारत भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और महाशक्ति बनकर उभरे। उनकी इसी दूरदर्शिता और वैज्ञानिक सोच ने देश का भविष्य बदल दिया। तो आइए उनके जीवन के ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जीवन भारत के लिए उनके असाधारण योगदान और असीम समर्पण की एक प्रेरक कहानी है। एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने भारत को एक मजबूत वैज्ञानिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका योगदान सिर्फ परमाणु ऊर्जा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखी और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। उनके प्रारंभिक जीवन पर नजर डालें तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संपन्न और शिक्षित पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा एक प्रसिद्ध वकील थे। बचपन से ही भाभा एक जिज्ञासु और तेज दिमाग वाले छात्र थे, जिनकी विज्ञान और गणित में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल स्कूल में की और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1927 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड चले गए। भाभा का मन भौतिकी यानी फिजिक्स में ज्यादा लगता था। उन्होंने अपने पिता को अपनी असली रुचि के बारे में लिखा और उनकी अनुमति मिलने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की बजाय भौतिकी यानी फिजिक्स में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपना ध्यान सैद्धांतिक भौतिकी यानी थियोरेटिकल फिजिक्स पर केंद्रित किया। कैम्ब्रिज में उन्होंने महान वैज्ञानिकों के साथ काम किया और कॉस्मिक किरणों और कण भौतिकी पर मौलिक शोध किए। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा से कई विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और 1935 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर महत्वपूर्ण शोध भी किया। 1935 में उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी की उपाधि मिली। उन्होंने भाभा स्कैटरिंग और भाभा हाइटलर थ्योरी जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में पहचान मिली। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण वे भारत वापस आ गए। भारत लौटकर वह बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नोबेल विजेता सर वीवी रमन के साथ जुड़े और कॉस्मिक किरण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। 1941 में मात्र 31 वर्ष की आयु में उन्हें प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। भारत के वैज्ञानिक भविष्य के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता पर जोर दिया। 1945 में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम की नींव साबित हुआ। आजादी के बाद उनके दूरदर्शी प्रयासों से 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ और भाभा इसके पहले अध्यक्ष बने। 1954 में उन्होंने ट्रॉम्बे में एक नया परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसे बाद में उनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम दिया गया। उनके नेतृत्व में 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा चालू हुआ, जिसने भारत को एशिया में ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बना दिया। 1954 में उन्हें विज्ञान में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसके बाद के वर्षों में कई ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया और कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन 24 जनवरी 1966 को जिनेवा जाते समय उनकी फ्लाइट माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत श्रृंखला के पास एक रहस्यमय विमान दुर्घटना का शिकार हो गई और भारत के इस महान वैज्ञानिक का जीवन 56 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जीवन एक ऐसा दीपक था जिसकी लौ ने भारत के वैज्ञानिक भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।